बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जीरो से। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो यार। हेलो, चलिए शुरू हो गया। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं वित्त बाजार के बारे में। देखिए, जो वित्त बाजार है, पहली बात है वित्त बाजार क्या होता है। वित्त बाजार एक ऐसा बाजार है जहां वित्त का लेन देन होता है। वित्त का मतलब सामान्य तौर पे होता है पैसे से, जहां पैसे का लेन देन होता है। देखिए, आप सोचिए ना, कोई भी धंधा जो होता है ना, वो धंधा कभी अपने पैसे से नहीं बनता। कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा, वो लोगों के पैसे से बनता है। आप सोचिए, पूरी की पूरी शेयर मार्केट क्या है। आप कहोगे शेयर मार्केट के माध्यम से लोगों का पैसा कंपनियों में लगता है और कंपनी उसके बदले में उस कंपनी का शेयर अपने पास रखती है। सामान्य तौर पर यह एक तरीके का लेन देन ही तो है कि कुछ समय के लिए या फिर लंबे समय के लिए लोगों ने वो पैसा किसी संस्था को दे दिया, किसी कंपनी को दे दिया, और उसके बदले में उस व्यक्ति को जिसने पैसा दिया है, जनता ने जिनसे पैसा दिया है, उनको प्रॉफिट मिलेगा, या तो डिविडेंड मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। सामान्य तौर पर मैं ये कहता हूं कि वह बाजार जिसमें वित्त का लेन देन होता है, उस बाजार को कहते हैं हम लोग वित्त बाजार। अब देखिए, वित्त का लेन देन सामान्य तौर पर दो प्रकार का होता है। एक होता है एक साल से कम के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैंने आप लोगों से कहा भैया मेरे को 5,000 रुपए दे दो, और मैं आपको उसे एक साल के अंदर अंदर, यानी कि 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में वापस कर दूंगा। तो ऐसा बाजार इस प्रकार का होता है जिसमें वित्त का लेन देन कैसे होता है, आपका 1 वर्ष से कम के लिए होता है। इस बाजार को हम लोग बोलते हैं मुद्रा बाजार। दूसरा बाजार जो होता है उसे कहते हैं हम लोग पूंजी बाजार। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में हम बोलेंगे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। यानी सामान्य तौर पर दो प्रकार की मार्केट होती है। एक होती है आपकी कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट। वित्त बाजार के दो पार्ट होते हैं। मुद्रा बाजार वह बाजार है जिसमें लेन देन, यानी जो वित्त का लेन देन है, वो लेन देन कितने समय के लिए होगा? आप कहेंगे 1 वर्ष से कम के लिए, यानी मैक्सिमम 1 वर्ष तक, 364 दिन तक। और इधर की अगर बात करूं पूंजी बाजार में, तो यहां सीधी सी बात है कि जो पूंजी बाजार होता है, इसमें वित्त का लेन देन जो है वो 1 वर्ष से ज्यादा के लिए होता है। 1 वर्ष से ज्यादा के लिए मतलब 5 साल, 10 साल, 20 साल, वैसे होता है। बात आ रही है समझ में? दूसरी बात होती है, अच्छा ऐसा नहीं होगा कि आप सोचे कि जो मुद्रा बाजार है उसके लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा, कि मुद्रा बाजार जो है वो आपका दिल्ली के सदर बाजार में मिलेगा, पूंजी बाजार के लिए आपको और किसी बाजार में जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। गफ्फार मार्केट जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये केवल कहने के लिए है कि यदि कोई कंपनी लोगों से बोरोइंग कर रही है, पैसा ले रही है 1 वर्ष से कम के लिए, तो हम उसे बोलेंगे कि एक मार्केट की टाइप है, और इसे हमने बोल दिया क्या? मनी मार्केट। यदि कोई कंपनी लोगों से बोरोइंग कर रही है, पैसा उधार ले रही है 1 वर्ष से ज्यादा के लिए, तब हम उसको बोलेंगे कैपिटल मार्केट। सामान्य तौर पर मुद्रा बाजार पर जो नियंत्रण रखने का काम करता है ना, वो करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कैपिटल मार्केट पे जो अपना नियंत्रण रखने का काम करता है वो रखता है कौन? सेबी। अब सेबी के बारे में मैं बातें डिटेल करूंगा आगे, आरबीआई और सेबी के बारे में करेंगे। आरबीआई तो पूरा मैं बैंकिंग जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें डिस्कस करूंगा, और सेबी को मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। सेबी क्या है? ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो किसको रेगुलेट करती है? पूंजी बाजार में जितनी भी कंपनियां होती हैं, जितनी भी गतिविधियां होती हैं, उन सबको रेगुलेट। कोई भी ऐसा तो नहीं है ना कि कोई कंपनी 1 साल से ज्यादा के लिए बोरोइंग कर रही है, पैसा उधार ले रही है मार्केट से लोगों से, फिर वो कोई धांधला कर दे, कुछ गड़बड़ कर दे, तो उधर सब कुछ देखने का काम सेबी करता है। लेकिन मुद्रा बाजार में सब कुछ रेगुलेशन का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई। अभी देखो ना, हम थोड़ा सा औपचारिक रूप से बाहर आकर के ना व्यवहारिक तौर पे समझते हैं दोनों मार्केट कैसे काम करती है। मैं पहले वैसे ही समझा रहा हूं, फिर आगे इनको एक एक करके डिटेल में आपको समझाऊंगा। सामान्य तौर पे जैसे मैं कह रहा हूं मुद्रा बाजार में कैसे होगा, मान लीजिए जैसे अब मैं कह रहा हूं कि पैसे की जरूरत मान लो सरकार को पड़ जाए, सरकार को पैसे की जरूरत है।
सरकार को पैसे की जरूरत है 3 महीने के लिए या मान लो 6 महीने के लिए। तो सरकार को 6 महीने के लिए अगर पैसे की जरूरत है तो सरकार जो लोगों से बोरोइंग करेगी, जो पैसा लेगी, सिंपल सी बात है, वो उसकी गतिविधि किस मार्केट के अंतर्गत आएगी? मनी मार्केट के अंतर्गत आएगी। तो इसके तहत सरकार क्या करेगी? सरकार आपका इस तरीके से एक प्रपत्र बनाएगी। प्रपत्र मतलब समझ रहे हैं? दस्तावेज। ऐसे दस्तावेज जो गारंटी का काम करेंगे, जो लोगों को आश्वस्त करेंगे कि हाँ भैया आपका पैसा वापस मिल जाएगा। सामान्य तौर पर ऐसा एक दस्तावेज बनाया जाएगा, मैं समझाने के लिए सब बोल रहा हूं, और इसका नाम होगा जी क्या? ट्रेजरी बिल। ऐसे ट्रेजरी बिल। और इस ट्रेजरी बिल पर इधर लिखा हुआ रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहेगा, भारत सरकार। जिस मंत्रालय के ट्रेजरी बिल हैं वो सब लिखा हुआ होगा, और यहां पर लिखा हुआ होगा इसकी वैल्यू, यानी इसका मूल्य कितना है। तो एक यहां पर लिखा हुआ होगा इसकी वैल्यू कितनी है, यहां वैल्यू लिखी हुई होगी इसकी। मान लो वैल्यू समझाने के लिए मैंने लिख दिया 1000। दूसरा इसका लिखा हुआ होगा मैच्योर टाइम, यानी कितने समय बाद यह पैसा सरकार आपको वापस करेगी। सामान्य तौर पर जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो ऐसे जारी होते हैं जैसे 91 दिन, मतलब या फिर 3 महीना, 6 महीना या 364 दिन, इस तरीके से जारी होते हैं। 91 दिन, 182 दिन या फिर 364 दिन, ऐसे जारी होते हैं। तो अब यहां लिखा हुआ होगा, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है आपका 182 डेज, ठीक है। इधर लिखा हुआ होगा जारी करने की तिथि दी हुई होगी, किस दिन तिथि होगी जो जारी होगा। और इधर नीचे एक चीज लिखी और होगी, एक चीज और होगी लिखी हुई, और वो होगा डिस्काउंट प्राइस, और वो हमेशा इसकी मैच्योर्ड वैल्यू से कम होगा। फॉर एग्जांपल के लिए ये इसकी जो लिखी हुई है, जो इसका डिस्काउंट प्राइस लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है मान लिया हमने 900 रुपए। तो भारत सरकार को मान लीजिए पैसों की जरूरत थी, भारत सरकार को पैसे चाहिए थे कितने? 1 लाख रुपए पैसों की जरूरत थी सरकार को, 1 लाख रुपए की जरूरत थी, और वो भी कितने समय के लिए? 182 दिन के लिए। तो सरकार ने क्या करा? ऐसे ऐसे कितने ट्रेजरी बिल बना दिए? 1000 नहीं, 100 ट्रेजरी बिल बना दिए। बात समझ रहे हैं? 100 बना दिए। इन 100 को मार्केट में उतार दिया। सरकार के पास इतना सब कुछ करने का समय नहीं होता, सरकार के लिए ये सब काम करता है आरबीआई। बस सरकार को तो आरबीआई से बोलना है कि यार हमें उतना पैसा चाहिए 1 लाख रुपए, तो सरकार की साइड से आरबीआई क्या करेगा? उतने रुपए के ट्रेजरी बिल भारत सरकार की साइड से मार्केट में रिलीज कर देगा। अब क्या होगा? ये ट्रेजरी बिल मान लीजिए मैं परचेज करता हूं, तो मेरे को जो पैसा जमा करना पड़ेगा वो कितने रुपए जमा करना पड़ेगा? 900। उसके बाद में मैं इस पेपर को लेके आ जाऊंगा, और लाने के बाद में, क्योंकि मैं तो इसे लेके आ गया, तो अब क्या करना पड़ेगा? इसको लाने के बाद में मैं इसको रख लूंगा, और 182 दिन बाद मैं इसको वापस दूंगा, और बदले में मेरे को कितना प्राइस मिल जाएगा? वैल्यू, मैच्योर्ड वैल्यू, यानी जो रियल वैल्यू है। क्योंकि ये मैच्योर्ड कब होगा? 182 दिन में। 182 दिन बाद इसकी रियल कीमत कितनी हो जानी है? 1000। तो मेरे को 1000 वापस मिल जाएंगे। 100 क्या है? 100 क्या है? 100 क्या है? आप कहोगे 100 रुपए प्रॉफिट है, क्योंकि दिया 900 था और अब पैसा मिला 1000, यानी 100 रुपीज जो है वो लोगों ने कमा लिया। इधर सरकार का काम भी हो गया। सरकार का 182 दिन के लिए सरकार को पैसे की जरूरत थी, सरकार ने वो पूरी कर ली बोरोइंग करके मार्केट से। लेकिन सरकार ने जो बोरोइंग करी है वो कितने समय के लिए करी है? 182, यानी 1 साल से कम के लिए। तो ट्रेजरी बिल किस के अंतर्गत आएगा? मुद्रा बाजार के अंतर्गत आएगा। तो सामान्यतः मैं आपसे कहूं ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, आपको याद रखना है। ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार के अंतर्गत आते हैं। ये ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से सरकार 1 वर्ष से कम के लिए वित्त का लेन देन करती है। लेकिन ट्रेजरी बिल डिस्काउंट प्राइस पे जारी होते हैं, यानी ऐसा नहीं होता कि सरकार इस पे इंटरेस्ट देगी, ये देगी, क्योंकि इंटरेस्ट की जो दर होती है ना भारत में, वो सालाना होती है। और चूंकि ये तो 1 वर्ष से कम के लिए जारी हो रहे हैं, तो यहां इंटरेस्ट रेट नहीं होगा। सरकार ये नहीं बोलेगी मैं 10%, 15% आपको इंटरेस्ट दूंगी, ऐसा नहीं, सीधा सा डिस्काउंट प्राइस। 900 का लो, 1000 वापस ले लेना। चलो ये तो बात सरकार की थी
कि अगर सरकार को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो सरकार क्या जारी कर सकती है आपकी, आप कहोगे सरकार जारी करेगी क्या, ट्रेजरी बिल। लेकिन मान लो जरूरत है, किसी बैंक को पैसे की जरूरत है, किसी वित्तीय संस्था को पैसे की जरूरत है, यानी कोई बैंक है और उसे पैसे की जरूरत है, कोई वित्तीय संस्था है उसको पैसा चाहिए, तो वो भी कुछ ना कुछ जारी करेगा। बैंक वगैरह जो जारी करते हैं ना, उनको कहा जाता है जमा प्रमाण पत्र। यानी मैं यहां बैंक की जगह लिखूंगा वित्तीय संस्था, कोई भी, क्योंकि बैंक भी तो एक वित्तीय संस्था है। किसी वित्तीय संस्था को जरूरत है तो वो क्या जारी कर सकते हैं, वो जारी करते हैं जमा प्रमाण पत्र, इन्हें कहते हैं डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। सेम ऐसे ही मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, उसे जारी करना है, तो ये जो जारी करते हैं वो करते हैं क्या, कॉमर्शियल पेपर, इन्हें कहते हैं वाणिज्यिक प्रपत्र, प्रपत्र। ठीक है, तो समझिए आप, ट्रेजरी बिल, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, वाणिज्यिक प्रपत्र, मैं आपको डिस्कस करूंगा इनके बारे में, लेकिन अभी मैं आपको एक मार्केट का वो समझा रहा हूं कैसे होता है। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये तीनों चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, आपका मुद्रा बाजार के अंतर्गत आती है। और भी इसके अंतर्गत एक और आ जाता है जिसे हम बोलते हैं कॉमर्शियल बिल, यानी वाणिज्यिक बिल, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। कॉल मनी, कॉल मार्केट, एक मार्केट होती है जिसे हम कहते हैं कॉल मार्केट। कॉल मार्केट में क्या होता है ना, बैंक आपस में एक दिन के लिए लेन देन करते हैं वित्त का, यानी बहुत कम समय के लिए वित्त का लेन देन आपस में करते हैं। तो बताइए ना, लेन देन कितने समय के लिए हो रहा है, एक वर्ष से कम के लिए ना, कुछ ही समय के लिए हो रहा है। तो कॉल मनी भी किसमें आनी चाहिए, आपकी मुद्रा बाजार में आनी चाहिए। तो अब के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपके जो एग्जाम आप देखोगे उसमें ये आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा बाजार मुद्रा बाजार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन होगा ट्रेजरी बिल का बाजार, जमा प्रमाण पत्र का बाजार, कॉल बाजार या कॉल मुद्रा बाजार, और एक दे देगा वो शेयर बाजार। शेयर बाजार मुद्रा बाजार का पार्ट नहीं है, वो पार्ट किसका है, कैपिटल मार्केट का है। तो एक अंतर समझाने के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि मुद्रा बाजार के अंतर्गत काफी सारी चीजें आती हैं। ट्रेजरी बिल हुआ, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हुआ, वाणिज्यिक प्रपत्र हुआ, वाणिज्यिक बिल हुआ, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये बाजार होता है मुद्रा बाजार। लेकिन ध्यान रखना, ये जितनी भी चीजें जारी होंगी ना, ये एक वर्ष से कम के लिए जारी होंगी, एक वर्ष से ज्यादा के लिए जारी नहीं होंगी, बल्कि एक वर्ष से कम के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ऐसे जारी होंगी। अभी दूसरा जो बाजार है उसे हम बोलते हैं क्या, पूंजी बाजार। कैपिटल मार्केट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या है, यानी पूंजी बाजार क्या होता है, इसको समझिएगा। सीधी सी बात है, कैपिटल मार्केट का मतलब हुआ आपसे लेन देन कितने समय के लिए होना है, एक वर्ष से ज्यादा के लिए होगा। अभी देखिए, जो कैपिटल मार्केट होता है इस पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है, सेबी। अभी देखिए, जो पूंजी ये होता है ना कैपिटल मार्केट, इसमें 2 तरीके होते हैं पैसे का लेन देन करने का। एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं डेब्ट, ऋण, डेब्ट मतलब होता है ऋण। दूसरा तरीका है जिसे हम बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है अंशधारिता, अंशधारिता। 2 तरीके होते हैं पैसा लंबे समय के लिए लेन देन करने के। कैपिटल मार्केट में एक वर्ष से ज्यादा के लिए लेन देन होगा। लेन देन 2 तरीकों से होगा, एक होगा डेब्ट, एक होगा इक्विटी। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं सरकार का एग्जाम्पल लेते हैं, आपको सरकार ही समझ में आ रही है तो सरकार पे बात करेंगे हम लोग। अच्छा बताइए, सरकार को अगर एक वर्ष से कम के लिए लोगों से बोरोइंग करनी थी तो किधर जाना था, मनी मार्केट में जाना था, और क्या जारी करना था, ट्रेजरी बिल जारी करने थे। लेकिन अब मैं कह रहा हूं सरकार को पैसा चाहिए 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, मान लेते हैं
सरकार को चाहिए या सरकार की किसी संस्था को चाहिए। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है, मान लो कि सरकार के किसी विभाग को चाहिए या मान लो सरकार की किसी कंपनी को चाहिए। तो अब सेम तरीका सरकार क्या करेगी, ऐसे करके एक पेपर बनाएगी। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। पहले वाले पे क्या लिखा हुआ था? ट्रेजरी बिल। इस पे ट्रेजरी बिल नहीं होगा क्योंकि ये कोई ट्रेजरी बिल नहीं है जो कि आपको वापस मिल जाएंगे 3 महीने 6 महीने में। ये तो 10 साल और 20 साल की बात है, तो इसके तो भाई बॉन्ड करना पड़ेगा। तो चूंकि ये तो एक बॉन्ड है इसलिए इसका नाम ही रख दिया बॉन्ड। लेकिन चूंकि सरकार जारी कर रही है तो कैसा बॉन्ड होगा? सरकारी बॉन्ड। अब इधर क्या होगा? सरकारी बॉन्ड पे दो चीजें, इधर लिखा हुआ होगा उसका प्राइस, यानी वैल्यू कितना है, प्राइस। फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है प्राइस है जी कितने रुपए, चलो 1000 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1000 रुपए। 1000 रुपए इधर लगा हुआ है। नीचे लिखा हुआ होगा मैच्योर्ड टाइम, टाइम कितना है मैच्योर्ड, 1 वर्ष से ज्यादा के लिए होगा। इधर लिखा हुआ है मान लीजिए 10 ईयर, 10 वर्ष। डेट वगैरह वो सब होगी, लेकिन एक दूसरी चीज होगी कि इस पे डिस्काउंट प्राइस नहीं होगा। भाई डिस्काउंट प्राइस क्या लिख दें? 10 साल बाद पैसा मिलेगा, कितना डिस्काउंट करें? तो इधर लिखा हुआ होगा इंटरेस्ट रेट, यानी ब्याज दर लिखी हुई होगी, और वो लिखा होगा 5, 6, 4, 7% पर ईयर, यानी इस पे लिखा हुआ होगा इंटरेस्ट रेट। अब कैसा रहेगा मामला? मामला ये है, ये एक समझौता है, ये एक बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या कह रहा है? ये बॉन्ड ये कह रहा है जनता से कि देखिए आप हम पे भरोसा करिए, 1000 रुपए आप हमें दे दीजिए, हम आपको उस पर 5% सालाना ब्याज देंगे, 1 वर्ष में 5%। और इसी तरीके से क्या होगा, मान लो जो बॉन्ड है उसके साथ यहां पर्ची मिल जाएंगी लगी हुई आपको, 10 साल की है तो हर साल की एक पर्ची हो जाएगी। 1000 का 5% का मतलब कितना हो गया? 50 रुपए। तो 50 रुपए की ये स्लिप, 50 की ये, 50 की ये, 50 की ये, फाइनली इस तरीके से 50-50 की स्लिप हो जाएंगी। 1 वर्ष हो गया, इसको काटो जमा करो पैसा ले लो 50 रुपए, इसको काटो जमा करो ले लो 50 रुपए, करते 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 10 साल बाद ये पूरा खत्म मामला। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हो गया क्या कि ये तो खत्म हो गया, ये तो सब आपने खा दिए 50-50 करके 10 बार, 500 रुपए तो वैसे मिल गए आपको। फिर आपके पास बचा ये, और 10 साल हो गए पूरे, आप जाएंगे इस बॉन्ड को वापस करेंगे और अपने 1000 रुपए ले लेंगे। ये कहलाता है बॉन्ड। इस बॉन्ड को ही कहा जाता है डिवेंचर। डिवेंचर और बॉन्ड में कोई अंतर नहीं होता है, केवल अंतर है अमेरिका में और ब्रिटेन में कुछ शब्दावलियां विकसित हुई, उसके आधार पर अंतर होता है। सामान्य तौर पे इंडिया में क्या होता है, अगर सरकार या सरकारी कंपनी जारी करती है तो उसे बोलते हैं बॉन्ड, और अगर कोई प्राइवेट कंपनी जारी करती है तो उसे बोलते हैं हम लोग डिवेंचर। अब पहली बात है जी, डिवेंचर में या बॉन्ड में एक ही बात है, और ट्रेजरी बिल में क्या अंतर होता है? आप कहोगे देखो जी, ट्रेजरी बिल आता है मनी मार्केट के अंतर्गत, और बॉन्ड या डिवेंचर किस में आता है? कैपिटल मार्केट में आता है। यह पहला अंतर है। दूसरा अंतर, ट्रेजरी बिल डिस्काउंट प्राइस पे जारी होते हैं और बॉन्ड इंटरेस्ट रेट पे जारी होते हैं। तीसरा अंतर, वो 1 वर्ष से कम के लिए जारी होते हैं, ये 1 वर्ष से ज्यादा के लिए जारी होते हैं। चौथा अंतर, ट्रेजरी बिल आरबीआई के देखरेख में होते हैं और बॉन्ड्स या डिवेंचर सेबी के उसमें होते हैं। अब आपके मन में एक बात आएगी कि सर मान लो कोई कंपनी जारी कर दे बॉन्ड, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम उसके बॉन्ड को लें ना लें? 10 साल बाद उस कंपनी का दिवाला, चलो सरकार पे तो भरोसा है या सरकारी कंपनी पे भरोसा है, कोल इंडिया का कोई बॉन्ड है, एलआईसी का कोई बॉन्ड है, हमें समझ में आता है सरकारी है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार चली जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहां जाएगी। लेकिन मान लो कि कोई कंपनी है, आज बढ़िया चल रही है, हम खरीद लें और कल को कुछ हो तो क्या है? मैं कहूं टेंशन मत लो, सेबी है ना। तो सेबी क्या करता है? सेबी कहता है देखो अगर आपको कैपिटल मार्केट में काम करना है ना तो तुमको मेरी गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। तुमको अगर बॉन्ड्स जारी करने
तो तुमको अपनी रेटिंग मेरे को दिखानी पड़ेगी, औकात, कि क्या जो देश के नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनका पैसा लेके तुम नहीं भागोगे। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है रेटिंग का। इन्हें क्या कराना पड़ता है, अगर किसी कंपनी को अपना बॉन्ड जारी करना है तो उसके लिए उसे अपनी रेटिंग करानी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा, कोई अगर आप जॉब पे जाओगे तो जॉब में केवल आपके पास योग्यता नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ कुछ चीजों की जरूरत और भी होती है। इसमें एक होता है, इसे कहते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट्स, जिसे आप कहते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। अब चरित्र प्रमाण पत्र में वो जहां पर आप अपनी ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, या जो आयोग है जो आपको भर्ती कर रहा है, वो आपको नहीं देता करेक्टर सर्टिफिकेट। वो तो कहता है भाई बनवा के लाओ किसी ऑथेंटिक व्यक्ति से, रजिस्टर्ड ऑफिसर से तुम बनवा लाओ। उसने लिख के दे दिया, तुम्हें स्कूल के प्रिंसिपल ने, तुम्हारे यहां के थानेदार ने, सीओ ने लिख के दे दिया, तो हम मान लेंगे कि तुम्हारा करेक्टर सही रहा है, स्कूल में सही था तो आगे भी सही होगा। ठीक है, रोल होता है, सीधी सी बात है। तो सेम ऐसे ही है। सेबी बोलता है कि बहुत सारी रेटिंग एजेंसियां हैं जो रेटिंग देती हैं, और वो रेटिंग में अगर आपको सही रेटिंग देंगे तो ठीक है, आप अपना काम करना, मार्केट में बोरोइंग कर लेना। भारत में 3 प्रमुख रेटिंग एजेंसियां हैं, क्रिसिल है, इक्रा है और केयर है। 3 रेटिंग एजेंसियां, क्रिसिल, इक्रा, केयर, तीनों के नाम याद रखना। एक बार एग्जाम में आ गया कि नींद में से कौन भारत की रेटिंग एजेंसी है, और तीनों थी तो उपरोक्त सभी आंसर होता। तो केयर, क्रिसिल, इक्रा, किसी में भी जाओ रेटिंग करवाओ। अब जब आप रेटिंग करवाने जाएंगे तो वो आपसे पूरा डाटा मांगेंगे, कौन सी कंपनी है, कंपनी की नेट वर्थ कितनी है, जानकारी, बैलेंस शीट, वो पूरी जानकारी आपसे लेंगे। और उसके बाद में वो आपकी जानकारी को लेने के बाद में वो आपको रेटिंग देंगे। रेटिंग मतलब सेम वैसे ही 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। स्टार का कॉन्सेप्ट ना होकर के कॉन्सेप्ट होता है ट्रिपल ए, ठीक है, डबल ए बी, ए वी बी, ट्रिपल बी, वी वी सी, वी सी सी, ऐसे होता है। अलग अलग कॉन्सेप्ट है, क्रिसिल का अलग है, केयर का अलग है, इकरा का अलग है। और हर एक रेटिंग एजेंसी जो होती है उसका एक ये भी दिया हुआ होता है कि हमारी इस रेटिंग का मतलब ये है। बोले ट्रिपल ए तो मतलब समझ जाना सेफ, बिल्कुल सेफ। बोले अगर ट्रिपल बी है तो मतलब हुआ 50-50%, रिस्की भी है और वैसा भी है। ये ट्रिपल सी है तो मतलब है कि जोखिम है, बैलेंस शीट में बात बढ़िया नहीं है, मतलब जो कंपनी दावा कर रही है हमें नहीं लगता वो ये कर पाएगी। तो उधर फिर ये रेटिंग के साथ में कंपनी अपने बॉन्ड जारी कर देती है। तो अब बॉन्ड खरीदने वाले के सामने विकल्प है उसके पास कि भैया वो कौन से कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। उसके सामने साफ होता है, हाई रिस्की कंपनी है, लो रिस्की कंपनी है, या सेफ जोन वाली कंपनी है। हमेशा ध्यान रखना, जो लो रिटर्न आपको देगी, जो कम रिटर्न आपको देगी, वो सेफ होगी, और जो ज्यादा रिटर्न आपको दे रही है इट मींस कुछ लोचा है, गड़बड़ है। तो ऐसी कंपनियां जो हाई रिटर्न देती हैं, सामान्य तौर पर बैंक आपको 6-7-8% का रिटर्न देते हैं सालाना, ज्यादा ही बोल दिया मैंने, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपको बॉन्ड में 15% इंटरेस्ट रेट दे रही हैं। मान लो 15% कहां से दे रही है यार, वो 15% मतलब समझिए 1 लाख पे 15,000, 100 रुपए 15 रुपए हर सालाना। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनमें कुछ गड़बड़ होती है और वो अपने बॉन्ड हाई इंटरेस्ट रेट पर जारी करती हैं, कुछ लालची लोगों को आकर्षित करने के लिए, और ऐसे बॉन्ड कहलाते हैं जंक बॉन्ड। एक शब्द है जिसे हम कहते हैं जंक बॉन्ड। क्या होते हैं भाई जंक बॉन्ड? जंक बॉन्ड क्या होते हैं? तो मैं क्या कहूंगा, जंक बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनमें रिस्क सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वो हाई इंटरेस्ट रेट पर, यानी हाई इंटरेस्ट रेट देने का वादा करते हैं। इनके साथ क्या होगा? इनके साथ सीधा सा है, अभी पैसा लगाओगे 1 साल 2 साल 3 साल इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और चौथे साल पता चलेगा कंपनी भाग गई, पल्स भाग गई, सहारा भाग गई। पल्स में कितने लोगों के पैसे मरे? ठीक है, मरे हैं ना। पल्स ने बहुत तोड़ा है लोगों को, ग्रामीण लोगों को तो बहुत हद तक तोड़ दिया,
सहारा ने भी तोड़ा। तो आप सोचिए ऐसा हो सकता है। तो कल के दिन को बॉन्ड वगैरह में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपने देखा होगा जब आप पैसे डालते होंगे तो आप बॉन्ड करते होंगे, 5 साल बाद इतना मिलेगा, 10 साल बाद, यही तो था। ये बॉन्ड होते हैं। अभी आप इतना दे दोगे, 10 साल बाद इतना मिलेगा, ये मिलेगा। भाई कंपनी है, कोई ट्रेजेडी कुछ होगा तो सिंपल सी बात है, पैसा जा सकता है। तो फाइनली आपको यह समझ में आया कि ट्रेजरी बिल में और बॉन्ड्स में क्या अंतर होता है। अच्छा, एक बात और बताता हूं आपसे, बॉन्ड के कई सारे टाइप होते हैं। जैसे बॉन्ड है तो बॉन्ड में कई सारे टाइप होते हैं। जैसे एक बॉन्ड होते हैं, मैंने आपसे कहा कि जंक बॉन्ड होते हैं, जंक बॉन्ड हो गए। एक होते हैं जिन्हें कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बेरर बॉन्ड, बेरर बॉन्ड। मतलब बॉन्ड में कई सारे होते हैं। जैसे आप सुनेंगे ऐसे ही कि ये एक टाइप का जंक बॉन्ड था, या इस कंपनी का बॉन्ड जंक बॉन्ड है, तो समझ जाना जंक बॉन्ड मतलब सीधी सी बात, हाई इंटरेस्ट रेट दे रही है लेकिन रिस्क हाई है। एक होता है जिसे बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। अच्छा, ये क्या होता है मेरे को आप बताओ। बॉन्ड जो होते हैं वो कूपन बॉन्ड होते हैं ना, कैसे होते हैं आपको बताया जी। देखो, बॉन्ड तो ये होता है, लेकिन साथ में चूंकि ये इंटरेस्ट रेट पर जारी होते हैं तो क्या लगा हुआ होता है, कूपन। अभी कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो ट्रेजरी बिल की तरह डिस्काउंट प्राइस पे जारी हो जाते हैं। यानी ऊपर लिखा हुआ है बॉन्ड, इधर लिखा हुआ है वैल्यू 1000, ठीक है, वैल्यू 1000, मैच्योरिटी टाइम लिखा हुआ है इधर कितना, 10 वर्ष, और नीचे लिखा हुआ है डिस्काउंट प्राइस, और वो कितना लिखा हुआ है, 500। यानी कहने का मतलब ये है 500 में ले लो, 10 साल बाद आना 1000 ले लेना। तो चूंकि ये टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल है, आप देखिए ना, ट्रेजरी बिल सेम होते हैं, बस अंतर है उधर क्या लिखा हुआ होता है 3 महीना 6 महीना, इधर क्या लिखा हुआ है 10 साल। चूंकि 10 साल है इसलिए एक बॉन्ड है, लेकिन डिस्काउंट प्राइस पर है तो इसे आप कह सकते हैं कि ये ट्रेजरी बिल की तरह है। तो इस पे कूपन लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट तो है ही नहीं, हर साल को इंटरेस्ट बनेगा, मिलना नहीं है, कूपन लगाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे बॉन्ड जिन पर कोई कूपन नहीं होता है उन्हें कहते हैं हम जीरो कूपन बॉन्ड। यूपीएससी में इस बार इससे क्वेश्चन आया था पिछले बार, ठीक है, एक स्टेटमेंट बना के आया था, बॉन्ड में जीरो कूपन बॉन्ड ये क्या होते हैं। अभी मैं स्टेटमेंट बोलूं जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में। जीरो कूपन बॉन्ड कैपिटल मार्केट के अंतर्गत आते हैं, हां, क्योंकि 10 वर्ष के लिए है। जीरो कूपन बॉन्ड डिस्काउंट प्राइस पे जारी होते हैं, यानी छूट बट्टे पे जारी होते हैं, सही है। एक होते हैं जी बेरर बॉन्ड। क्या होते हैं, कहीं आपने मूवी देखी होंगी हॉलीवुड की, ठीक है, अब तो कुछ बॉलीवुड की मूवी भी ऐसी आने लगी हैं जिसमें फिरौती वगैरह मांगी जाती है, तो वो बेरर बॉन्ड में मांगी जाती है। देखिए, सामान्य तौर पर जब बॉन्ड आप खरीदते हैं ना तो आपकी डिटेल सरकार के पास होती है। जब आप कोई भी बॉन्ड खरीदोगे ना तो आपसे एक पूरा फॉर्म भरवाया जाता है, ये वो कि भाई आपका है ये। कल के दिन को बॉन्ड खो भी गया तो कम से कम कुछ जानकारी तो रहेगी। और अब तो डिजिटल दुनिया है, सब कुछ कंप्यूटर में क्लाउड्स पर है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, बर्ड वॉर के समय कुछ देश ऐसे हुए जिन्हें जरूरत हुई पैसे की। अब वहां दिक्कत क्या थी, वहां यह थी कि उतना रिकॉर्ड लिखना, उसे रखना, यह भी नहीं पता था मामला चलेगा या नहीं रहेगा, दस्तावेजों को रखना। तो सीधा एक सिस्टम कर दिया कि भाई बॉन्ड बना दिए और सीधा दे दो ऐसे ही। 1000 रुपए का बॉन्ड है, 1000 पकड़ो, बॉन्ड दे दो भाई। 10 साल बाद जो व्यक्ति बॉन्ड लेके आएगा उसे पैसा हम दे देंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसी ने लिया हमें नहीं पता, जो वापस लाएगा उसको हम देंगे। ऐसे बॉन्ड जिसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, बेरर बॉन्ड कहते हैं। जिसके पास बॉन्ड है वही है, बस उसका मालिक वही है। तो अब ऐसे बेरर बॉन्ड अब तो जारी नहीं होते हैं, अब तो ऐसा नहीं है, पहले बहुत जारी हुए। तो कई बार आप देखेंगे पुरानी वगैरह हॉलीवुड की मूवी वगैरह, तो उसमें क्या होता है ना, जो किडनैपर होते हैं या क्राइम करने वाले लोग होते हैं, उनको अगर कोई फिरौती वगैरह मांगनी है तो वो मांगते हैं फिरौती किसमें, बेरर बॉन्ड में। उनको पता है कि अगर देखो पैसा मांगेंगे, 1 करोड़ रुपया मांग लिया, उस पैसे को कहीं जमा करने जाएंगे
तो सिंपल सी बात है वो ब्लैक मनी है। कहां से आया? और आया तो टैक्स स्लिप दिखाओ, टैक्स जमा किया है नहीं, और जिस पे आपने टैक्स जमा नहीं करा तो वो क्या है? ब्लैक मनी है। लेकिन अगर आपने फिरौती मांगी बैरल बॉन्ड में, तो बैरल बॉन्ड में आपने फिरौती मांग ली, अब 2 साल बाद सरकार ने बोल दिया आ जाओ, बैरल बॉन्ड जो हमने जारी किए थे 20 साल पहले उन्हें हम वापस कर ले रहे हैं। तो सरकार ने वापस लिया, आप ले खड़े हो गए जी बैरल बॉन्ड। तो आपसे ये थोड़ी पूछेगा कहां से आए कहां से नहीं आए, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है किसने लिया था किसने नहीं लिया था। अब तो सीधा है, आपने दिया आपको पैसा मिल गया, और ये रियल हो गया क्योंकि ये आपकी नंबर 1 की हो गई। अब तो बैरल बॉन्ड वगैरह में फिरौती मांगी जाती है, उससे फायदा क्या होता है? जो फिरौती वगैरह होती है वो मनी किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपकी बाइट मनी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एक दो मूवी में ध्यान दिया करो, जब कोई मूवी देखते हो ना